नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हम लेकर हाजिर हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। दोस्तों, इस संदर्भ में आज का पहला बिंदु है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम यह आज के करंट अफेयर्स का पहला बिंदु है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों, यह जो स्कीम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम, इसे मुंबई में, कहाँ पे? मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किया गया है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। और यह जो दोस्तों यह जो स्कीम है क्रेडिट गारंटी स्कीम, यह एमएसएमई क्षेत्र के लिए वित्त पोषण हेतु है, यानी एमएसएमई को लोन वगैरह उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। कहाँ? तो मुंबई में। ठीक, ये दो बिंदु आप नोट डाउन करेंगे। दोस्तों, इस स्कीम के संबंधित कुछ तथ्यों को जानते हैं। और इस स्कीम में एमएसएमई को बिना कोलेट्रल, यानी कि आपको अपना कोई संपत्ति या कुछ भी कोलेट्रल के रूप में नहीं रखना पड़ेगा, आपको सीधे लोन उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, और ये किस लिए उपलब्ध होगा? तो यह एमएसएमई क्षेत्र में जो लघु मझोले उद्यम है उसमें मशीनरी और उपकरण को खरीदने के लिए, आपको किस क्षेत्र में? केवल मशीनरी और उपकरण को खरीदने के लिए आपको लगभग 100 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप यह ध्यान देंगे, 100 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, एमएसएमई क्षेत्र के वित्त पोषण हेतु इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च किसने किया है दोस्तों? तो इसे लॉन्च किया है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, और इसे मुंबई में लॉन्च किया गया है। इसमें एमएसएमई को वित्त पोषित किया जाएगा, यानी एमएसएमई क्षेत्र को लोन दिया जाएगा, और यह लोन होगा मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए। और लोन की राशि कितनी होगी? टोटल 100 करोड़ रुपए लगभग होगी। ठीक है, यह म्यूचुअल गारंटी क्रेडिट गारंटी स्कीम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों, आप इस करंट अफेयर्स का अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे पीसीएस क्रांति के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, वहां से आप सीधे इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों, यदि आपको यह करंट अफेयर्स की श्रृंखला अच्छी लगे तो आप इसे कृपया लाइव और सब्सक्राइब और लाइक किया करें। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें, जिससे कि हम इसमें और बेहतर इनोवेशन करते रहें और अच्छे क्रेडिट को ये जो कंटेंट है इसको और बेहतर हम करते रहें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने आज के दूसरे बिंदु की तरफ। तो आज का दूसरा बिंदु है कवि तिरुवल्लुवर। कवि तिरुवल्लुवर, दोस्तों ये कवि तिरुवल्लुवर जो है, यह तमिल साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। दक्षिण भारत में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया दोस्तों, यह इसीलिए चर्चा में है। तो ये इनकी प्रतिमा का अनावरण गुल्लास कॉलेज फिलीपींस में, कहाँ पर? कवि तिरुवल्लुवर की प्रथम बार गुल्लास कॉलेज फिलीपींस में प्रथम बार इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, वहाँ पे इनकी प्रतिमा का स्थापना की गई है। ठीक है, इस प्रतिमा का अनावरण का उद्घाटन भारतीय वहाँ के जो मनीला में जो भारतीय राजदूत हैं हर्ष कुमार जैन, उनके द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या था इसका बनाने का, यानी इस प्रतिमा का बनाने का? तो भारत और फिलीपींस के कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष, लगभग 1949 में भारत और फिलीपींस के जो संबंध स्थापित हुए थे उसके 75 वर्ष पूरे होने के कारण वहाँ पर, यानी कि फिलीपींस में कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है दोस्तों, तो आप इस भी बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं अपने आज के अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों, अब देख लेते हैं दिवस में, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ठीक है दोस्तों, इस बिंदु को देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को। ठीक है, इस साल यानी 2025 की अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के 2025 सेशन की थीम है इंस्पायरिंग एक्शन। ठीक है, क्या है? इंस्पायरिंग एक्शन। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल के द्वारा 2002 में की गई थी। तब से इसे हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। विश्व के सबसे बड़े प्रोपेलेंट मिक्सर जो होता है उसका अनावरण किया गया है, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े प्रोपेलेंट मिक्सर की डिजाइन की है इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर और केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा। आप ये दोनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे क्वेश्चन बनेगा इस पे। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर और केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु द्वारा विश्व के सबसे बड़े प्रोपेलेंट मिक्सर का अनावरण किया गया, यानी इसकी डिजाइन की गई। ठीक है, अब इस प्रोपेलेंट के कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। इसकी ऊंचाई है 8.7 मीटर, लंबाई है 5.4 मीटर। अब इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों, ये जो प्रोपेलेंट मिक्सर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो आप उसे जान लेंगे कि ये ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए प्रोपेलेंट मिश्रण को सुरक्षित और सटीक बनाया जाता है। ठीक है,
जो ठोस रॉकेट मोटर्स होते हैं उसका जो प्रोपेलेंट होता है वह बेहतर तरीके से काम करे, इसलिए इसे सुरक्षित और सटीक बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इस विश्व के सबसे बड़े प्रोपेलेंट मिक्सर के बारे में आपने जान लिया। तो चलते हैं आज के दूसरे बिंदु की तरफ। दोस्तों अब देखते हैं हमें नक्सा पायलट परियोजना, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। यह परियोजना क्या है, किससे संबंधित है। तो दोस्तों नक्सा जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे अर्बन हैबिटेशन। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल जियो स्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे अर्बन हैबिटेशन। ठीक है, इसकी शुभारंभ जो कि इसकी शुरुआत जो की गई है वह 18 फरवरी से रायसेन मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, जिसका उद्घाटन किया गया है भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा। इस नक्सा पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ 18 फरवरी 2025 को रायसेन मध्य प्रदेश से किया गया। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यह जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है इसको देख लेते हैं। तो यह इसके माध्यम से भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा और इस डिजिटलीकरण में ड्रोन तकनीकों के माध्यम से परिसंपत्तियों को एक तरीके से डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे कि कोई परिसंपत्ति के लेन देन में ये सब समस्याएं ना हो, भूमि के लेन देन में इस तरीके की समस्याएं ना हो कि कोई किसी दूसरे नाम पे बेनामी हस्तांतरण, ये सब समस्याएं सीमित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस योजना का तकनीकी भागीदार है भारत का सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। अब देखते हैं धर्म गार्जियन 2025, यह एक सैन्य अभ्यास है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। दोस्तों इसकी शुरुआत हो गई 25 फरवरी से होगी और 9 मार्च 2025 तक इसे चलाया जाएगा, इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का। दोस्तों यह है भारत और जापान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि माउंट फूजी जो कि जापान में है वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। और इस युद्धाभ्यास यानी संयुक्त युद्धाभ्यास का उद्देश्य है कि शहरी युद्ध और आतंकवाद रोधी अभियानों में इंटरऑपरेबिलिटी यानी सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को आसानी से बढ़ाने के लिए इस धर्म गार्जियन 2025 का आयोजन माउंट फूजी जापान में किया जा रहा है। आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो आज का अगला बिंदु है जेसी बोस ग्रांट जेबीजी योजना, जेसी बोस ग्रांट योजना। अब दोस्तों हम जान लेते हैं जेसी बोस ग्रांट योजना, इसके बारे में जान लेते हैं, इसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जेसी बोस ग्रांट जो योजना है वो इसकी शुरुआत राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है, यानी इस योजना का संचालन किया जाएगा राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य है वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों व इंजीनियरों के उत्कृष्ट अनुसंधान को बढ़ावा देना। दोस्तों आप जानते हैं कि अनुसंधान को बढ़ावा देना कितना ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि भारत की आर्थिक विकास को गति मिलती है, तकनीकी क्षेत्र में भारत देश आत्मनिर्भर बनता है। इसलिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ने जेसी बोस ग्रांट योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है दोस्तों, इसके पात्रता और कुछ बिंदु को देखते हैं। तो पात्रता क्या है इस योजना की, जेसी बोस ग्रांट योजना की, तो इसमें प्रोफेसर या समकक्ष पद पर कार्यरत वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिक और शोधकर्ता ही इसमें इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह इसकी पात्रता है। और ये अनुसंधान क्षेत्र क्या है, मतलब किस किस क्षेत्र में यह अनुसंधान के अन्वेषण किया जाएगा। ठीक है, तो वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, चिकित्सा, मानविकी और सामाजिक विज्ञान। ये है 5 क्षेत्र जहाँ पे क्या नाम है इस जेसी बोस ग्रांट योजना के क्षेत्र है जहाँ पर अनुसंधान किया जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों जो अनुदान राशि है यानी आपको जो अनुसंधान के लिए राशि मिलेगी वह 25 लाख प्रति वर्ष और यह 5 वर्षों तक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप इन सब बिंदुओं को अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आज के अगले बिंदु की तरफ। तो ज्ञानेश कुमार आप ये चर्चा में आप जान ही रहे हैं, इन्हें भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाए। दोस्तों राजीव कुमार जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका कार्यकाल 18 फरवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। तो उसी संदर्भ में ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 2029 तक होगा लगभग। ठीक है, और अब जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और जो दोस्तों ये चयन समिति है जो इस मतलब की मुख्य चुनाव आयुक्त को जो चयन करती है, उस चयन समिति में पीएम, गृह मंत्री और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष भाग लेते हैं। ठीक है, इन तीनों लोगों के द्वारा मिलकर ही इस विषय पर निर्णय लिया जाता है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनेंगे। तो इसी संदर्भ में इस समिति ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के इसमें असहमति प्रकट करने के बाद भी ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है। ठीक है दोस्तों, आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आज के अगले बिंदु की तरफ, यह अंतिम बिंदु भी है दोस्तों। बीबीसी सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला है, तो यह भारत की मनु भाकर को मिला है, जो कि पेरिस ओलंपिक में 2024 में 2 पदक जीती थी। ठीक है,
एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले ये प्रथम खिलाड़ी भी हैं, भारतीय खिलाड़ी भी हैं। इन्हें बीबीसी सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला का पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों हम अपनी करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में संबंधित प्रश्नों को भी शामिल करने लगे हैं। तो संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में आज का प्रथम प्रश्न है, हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को भी देंगे। हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी मस्कट, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। ठीक है, तो पहले का आंसर हम बता देते हैं। तो पहले का आंसर है मस्कट, ओमान। ओमान में ही 8वां हिंद महासागर सम्मेलन हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? ठीक है, इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, ऑप्शन डी है थाईलैंड। आप इसमें से सही आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे और इसका हल मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का करंट अफेयर। दोस्तों, अगर करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला आपको अच्छी लगे तो कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करते रहें, जिससे कि हमें अपने कंटेंट में सुधार करने और बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।